स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूं। पार्ट 1 के अंदर हम सभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा 2022 क्लास 10th के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम फटाफट सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए 3 वीडियो की पूरी सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें हमारा ये पार्ट 1 है। इसके अंदर मैं सभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखें सबसे पहले क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2022। अब इसके अंदर हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो आपके 1 अंक वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं क्लास वो भी बिल्कुल ध्यान से देखें, और ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं वो भी इसको जो है इजीली आप इसको नोट कर लें। देखें किसी r त्रिज्या वाले वर्ग का व्यास होगा। तो देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। r रेडियस दे रखी है, रेडियस क्या दे रखी है r, और हम सभी लोग जानते हैं इसका डायमीटर व्यास होता है d। क्या होता है डी, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या r दी है तो व्यास हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे इसका व्यास डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। अब यहाँ पे आपको इसको 2r लिखना है, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल होता है, रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर होता है, इसलिए r क्या हो जाएगा 2r। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं देंगे, तो बोर्ड वाले आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। सेकंड 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग का व्यास होगा। तो देखो ये रेडियस दे दी 3.5, क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास होता है d इक्वल टू 2r। ये देखो 3.5 इंटू 2 इंटू 3.5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7। व्यास का मान हमने क्या निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये फॉर्मूला है व्यास फाइंड करने का, जो कि पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट -3 5 कौन से चतुर्थांश में होंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लें क्वेश्चन नंबर 3, साथ साथ आप इसको नोट करते जाए। देखो -3 और 5 ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें। -3 और 5, और यहाँ पे पूछा है चतुर्थांश। चतुर्थांश होता है क्वाड्रेंट, चौथा भाग। जैसे मैं किसी वर्ग के 4 टुकड़े कर दूं तो एक भाग जो है क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश होता है। ठीक है, अब पूछा है निर्देशांक दे रहा है। अगर मैं ये बनाता हूँ ग्राफ का, तो ये एक्स एक्स होगा, एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्स, ये होगा वाई डैश, और ये होगा एक्स। पहला जो होता है ये दोनों प्लस होते हैं। पहला चतुर्थांश ये होगा, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये कौन सा होता है फोर्थ होता है। यहाँ पे दोनों प्लस होंगे और यहाँ पे दोनों क्या होंगे माइनस होंगे। सभी बिल्कुल ध्यान से देखें। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा पहले प्लस और फिर माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, -3 और 5। तो देखो पहले माइनस की संख्या है और फिर प्लस की संख्या है, यानी ये सेकंड चतुर्थांश में होगा। यानी क्या होगा, सेकंड चतुर्थांश में होगा। फर्स्ट चतुर्थांश ये होता है, इसके सारे ये प्लस के हैं, ये क्या है ये भी प्लस के हैं, तो इसमें तो दोनों प्लस के रहेंगे। ये रहेगा माइनस प्लस और ये रहेगा प्लस माइनस। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो लिया है वो मैंने त्रिकोणमिति से लिया है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखें, tan 45 प्लस cot 45। तो देखो tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और cot 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो दोनों के ऐड करना है तो 1 + 1 यहाँ पे इसका हो जाएगा 2। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर बताया है। इसी तरह से देखें क्वेश्चन 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ पे बता दूं, प्रायिकता का मान जो है हमेशा 0 से 1 के बीच आता है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक, ये आपको 100% मिल सकता है। ये मॉडल पेपर में से क्वेश्चन जो है लिया है। तो प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। ये आप लोगों को याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है। नेक्स्ट देखें प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो ये भी क्वेश्चन जो है 9th क्लास का है, और 10th के अंदर इसमें 9th के प्रायिकता में से जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि 15 नंबर की एक्सरसाइज है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है 9th में बहुलक माध्य और माध्य के 9th क्लास के क्वेश्चन जो है आपके कोर्स में इस बार रखे गए हैं, जो कि उसमें से पूछे जाएंगे। क्योंकि 10th में तो सारे बड़े सवाल दिए गए हैं, तो उनके छोटे सवाल जो है 9th की बुक में से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य जोड़ लो। माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9/5। तो 5 संख्याएं हैं, तो भाग हम किसका देंगे 5 का। इसको इंग्लिश में कहेंगे मीन। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन, ऊपर तो आ जाएगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने संख्याएं हैं और उनका योग कितना है। तो यहाँ पे इसको जोड़ने पर 25 आएगा, 25/5। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन 6 का आंसर क्या आ जाएगा 5। क्वेश्चन 7 देखें, प्रथम n धन पूर्णांक ज्ञात करने का सूत्र। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली 5 में से मैंने लिया है, समांतर श्रेणी में से प्रथम n धन पूर्णांक ज्ञात करने का सूत्र। तो 7वें का बता दो, इसका सूत्र है n + 1/2। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दे, ये पूछा जा सकता है n + 1/2। प्रथम
जितने भी पूछे 50 पूछे 100 पूछे 1000 पूछे तो वो सारा आप लोगों को यहाँ पे देखना है n+1/2। ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक। तो बहुलक जब भी अपन देखेंगे इस तरह का सवाल तो ज्यादा कितनी बार आ रहा है वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो इसमें आप देख लो ये 4 एक बार 2 बार 3 बार, 4 की वैल्यू कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रही है। तो 8वें का आंसर जो है वो हो जाएगा बहुलक यानी मोड। बहुलक को इंग्लिश में हम कहते हैं मोड और इसका आंसर हो जाएगा 4। बहुलक की आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें इसके अंदर देख लो 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18। तो इसमें सबसे ज्यादा मुझे 18 नजर आ रहा है। 1 2 18 3 बार है। आप लोग चेक करें और कोई संख्या है क्या इससे ज्यादा बार। 14 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 14 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा 14। ये मैंने क्लास 9 की बुक में से क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहुलक जो है जिसको अपन मोड कहते हैं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 14। इसके बाद देखिए प्रायिकता का मान हमेशा होता है 0 से 1 के बीच। क्वेश्चन 10 का आंसर देखें, प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है 0 से, प्रायिकता का मान हमेशा क्या होगा। क्वेश्चन 10वें का देखें, प्रायिकता का मान हमेशा क्या होगा 0 से 1 के बीच। ये आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से देखें। किसी संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है और प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव ऋणात्मक नहीं होता। प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है 0 से 1 के बीच में होता है। नेक्स्ट देखें किसी संभव घटना की प्रायिकता का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। किसी असंभव घटना की प्रायिकता का मान तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ऐसी घटना जो होने, जैसे मैं कहूँ कि आसमान से गुलाब जामुन बरसेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये असंभव घटना है और इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। असंभव घटना जिसके घटित हो, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं कहूंगा कि भारत के मैच जीतने की प्रायिकता, अगर भारत मैच जीत जाती है तो वो 1 होगी उसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता का मान अब दोनों को पूछे तो 1/2 आएगा, यानी कोई भी जीत सकता है, भारत भी जीत सकता है और ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है। नेक्स्ट देखें किसी वर्ग के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 देखें, 11 12 तक हो गया 13। किसी वर्ग के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा है। तो ये सारे पॉइंट मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। कोई भी सर्किल ले लें और इसके बाहरी बिंदु ले लिया मैंने P, तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो किसी वर्ग को छूट के जाए, ये पॉइंट O। कितनी बाहरी बिंदु से कितनी खींची जाएगी 2 स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु से। याद रखेंगे आप 100% ये आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है। किसी वर्ग के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 14, वर्ग पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो किसी वर्ग की परिधि या वर्ग पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 14 का देख लें, ये एक हो सकती है, ये एक हो सकती है, ये एक हो सकती है, ये हो सकती है। तो कितनी हो सकती है अनंत स्पर्श रेखाएं किसी वर्ग पर या वर्ग की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किसी वर्ग की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे आप, किसी वर्ग की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। देखो वर्ग जो है इस तरह से होगा और उसकी त्रिज्या ये है और उसकी स्पर्श रेखा के बीच बाहरी बिंदु P और ये कोण जो है हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, या आप इसको लिख सकते हैं समकोण और इंग्लिश में इसे कहेंगे राइट एंगल। किसी वर्ग की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आपको ये देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस सीरीज के अंदर जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो कम से कम आप एग्जाम से पहले एक बार उन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से करके जाएं। आपके बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं। क्वेश्चन 16 देखें, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, इसको कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु को कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, उसके कोऑर्डिनेट ये 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 0। तो क्वेश्चन 17 देखें, किसी वर्ग का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। तो देखो 16 का आंसर मैं लिख दूं और 17 का देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी वर्ग का व्यास 21 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे व्यास दे रखा है और व्यास जो होता है d होता है और इसका मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर और हम जानते हैं त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है r = d/2, यानी व्यास में 2 का भाग देते हैं। तो 21 में 2 का भाग देंगे तो 21 का आता 10.5 होता है, 20 का आता 10 होता है और 1 का आता 0.5। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें, किसी वर्ग की परिधि 44 है तो त्रिज्या। ये पहले भी बोर्ड पे पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन, तो इसलिए ये इस बार भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। परिधि 44 है
तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो जो भी मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती है या ऑनलाइन भी मैंने ये बहुत बार ये क्वेश्चन बना रखा है और इसका एक वीडियो भी पहले बना रखा है, वो आप मेरे मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 10 मैथ्स के लिए जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसका वीडियो भी इसके अंदर अपलोड कर रखा है। और जो ऑफलाइन देख रहे हैं पढ़ रहे हैं वो भी इतना ध्यान दें। किसी वर्ग की परिधि 44 है तो 18 का आंसर देखें, परिधि का मान दे रखा है यहाँ पे 44 और परिधि को हम इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। परिधि को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। और इसका सूत्र होता है 2πr = 44। अब देखो 2 का 2, पाई का 22/7 और r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और जो फाइंड करना होता है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको वहीं पे रखेंगे। और सामने परिधि का मान दे रखा है हमें 44, तो उसको मैंने सामने लिख दिया है। ध्यान इधर रखें भाई जो भी। अब देखें r हमें फाइंड करना है तो r = 44 अपॉन का 7 चला जाएगा ऊपर गुणा में और 2 × 22 आ जाएगा अपॉन में। अब देखो मैं इसको 22 से काट दूं, 22 × 44 और 2 से 2 कट हो जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। साथ साथ नोट करते जाएं सभी, बैठे नहीं रहना है, नोट करें फटाफट। देखो मैंने 18 तक बता दिए। 15 का हो जाएगा समकोण स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं और यहाँ पे लिख देना आप इसको मूल बिंदु कोऑर्डिनेट्स 0 0। मूल बिंदु को ओरिजिन कहा जाता है। 17 व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10.5। परिधि 44 है तो परिधि का सूत्र सर्कमफ्रेंस का 2πr होता है, सर्किल का। वर्ग की परिधि 2πr, क्षेत्रफल होता है πr²। तो 2πr से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली 7। तो ये आप लोग साथ साथ नोट करें। और जो क्वेश्चन 19 भी इसी तरीके का है, तो क्वेश्चन 19 भी मैं आप लोगों को बता दूं, सभी लोग साथ साथ नोट करेंगे। क्वेश्चन 19 देखें, क्षेत्रफल दे रखा है 154, वर्ग का एरिया 154 और आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और इसकी वैल्यू है 154। तो पाई का मान सबको पता है 22/7, r² हमें फाइंड करना है, ये इक्वल हो जाएगा 154 के। तो r² = 154। अब देखो 22 जो गुणा में था, 22/7 उधर जाके उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/22 और 22 का टेबल 7 टाइम बोलेंगे तो 22 7 154 होता है। 22 7 जा 154, इसको काट दिया 7 बार तो r² की वैल्यू हो गई हमारे पास 7 × 7, तो r² की वैल्यू आ जाएगी 49। तो r का मान हो जाएगा √49, तो r की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लें। ये दोनों 18वां और 19वां RBSC 2022 में आप लोगों को जरूर इस तरह का सवाल जो है अब वो वैल्यू चेंज कर देगा। परिधि 44 की जगह 88 कर सकता है, 220 कर सकता है, 176 हो सकती है, 22 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर परिधि 22 होगी तो r 3.5 आएगा, परिधि 88 होगी तो r 14 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से एरिया 154 की जगह 616 हो सकता है, 628 हो सकता है, 3850 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस अगर आपको तरीका पता हो जाए, अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड पता हो तो आप इजीली जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एमसीक्यू में आता है तब तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है और अदरवाइज 1 नंबर के सवाल में ये आए तो आप इसको सॉल्व करके इसको बताना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 19, फटाफट नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन 20 देखें। क्वेश्चन 20 यहाँ पे देखो 5 और यहाँ पे मैंने मान लिखा नहीं है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है PQ की वैल्यू है 12 और OP हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी, यहाँ पे हमें क्या लगानी होगी, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लिया सबने ये 15 16 17 18 मैं मिटा रहा हूँ, 15 16 18 मिटा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 20 का ध्यान से देखें। देखो OQ हमें फाइंड क्या करना है, OP का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें दोनों को जोड़ना होगा, OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OQ दे रखा है हमें 12 का स्क्वायर, PQ हमें दे रखा है 5 का स्क्वायर। और मैंने मेरे एक वीडियो में भी मैंने सारे स्क्वायर लर्न करवा रखे हैं, तो वो देख ले। 12 का स्क्वायर होगा 144, 5 का हो जाएगा 25, OP का स्क्वायर तो OP = 169 हो जाएगा।
तो OP इक्वल टू स्क्वायर चला जाएगा, सामने रूट लग जाएगा, तो OP हो जाएगा 169 किसका होता है 13 का। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। 13 के टाइम 13 का भाग जाएगा, क्योंकि इससे कम छोटी संख्या इसमें जाएगी ही नहीं, तो OP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। तो ये हो गया 20 का आंसर, 13 सेंटीमीटर इसका आ रहा है। तो ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। साथ साथ नोट करते जाएं, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो पाइथागोरस प्रमेय, तो उसके अंदर देखो कर्ण का सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और ये आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर इसका योग होता है। तो देखो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा था स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी OP। तो OP ज्ञात करने के लिए OQ और PQ के स्क्वायर को हमने जोड़ दिया, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा इसका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया सभी के? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आ गया समझ में भाई? इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। PE 0.05 है, तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक सूत्र बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखें सभी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके दे सकते हैं, मैंने उनका भी सॉल्यूशन दे रखा है वहां पर, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये पहले बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखें। इधर सभी लोग जो ऑफलाइन उनको कर रहे हैं इधर ध्यान दें। जब प्रोबेबिलिटी किसी एक्सपेरिमेंट की, किसी प्रयोग की प्रायिकता का होने और न होने का योग हमेशा एक होता है। तो अगर एक सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ PE प्लस PE नॉट, ये ऊपर मैं लाइन बना दूं तो इसका मतलब PE की नहीं प्रायिकता, और इसका योग क्या होता है 1 होता है। ये सूत्र आप नोट कर लें अच्छे से। PE प्लस PE नॉट की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब देखो इसके बेस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो PE की क्या दे रखी है 0.05 और PE नॉट की हमें नहीं पता, और वैल्यू क्या है 1। तो 0.05 को उधर 1 में से माइनस कर लेंगे, तो P नहीं की प्रायिकता 1 माइनस 0.05 तो हो जाएगा 0.95। ये इसका आ जाएगा आंसर। P नहीं की प्रायिकता क्या आ जाएगी 0.95। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 21वां, ये जरूर आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा जा सकता है। तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक। क्वेश्चन 23 देखें, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 22, बहुलक माध्य व माध्यिका में क्या संबंध होता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं क्लास 10 की जो किताब है ना, उसके अंदर ये 14 एक्सरसाइज के अंदर इसका आंसर दे रखा है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पेज नंबर आप अपने खुद की बुक में भी इसको जो स्टैटिक्स है इसके अंदर ये सभी लोग इसको टिक करें, और इस बार मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अगर पेपर आएगा उसके बाद हम कौन कौन से क्वेश्चन आए नहीं आए मैच करेंगे, तो उसमें आप लोगों को जरूर ये मैं बता देता हूँ। कक्षा 10वीं की किताब में बहुलक माध्य व माध्यिका, ये रहा देखो, आप देख सकते हैं 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, पेज नंबर 313 पे कक्षा 10वीं NCERT की किताब में दे रखा है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो आप लिख लें क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी कक्षा 10वीं की किताब में दिया गया है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो ये मैंने बुक में से आपको दिखा दिया है। पेज नंबर भी बहुत सारे लोग टीचर्स कहते हैं कि ये है ही नहीं किताब के अंदर कहीं, तो ये 14 एक्सरसाइज के पेज नंबर 313 पे इसका सूत्र लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसके बाद बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, क्वेश्चन 23 पहले, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी, तो ये भी 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर y अक्ष की पूछता है तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर कोई बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 4, तो पहला निर्देशांक होता है x अक्ष का, दूसरा निर्देशांक होता है y अक्ष का। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, y अक्ष से दूरी बतानी है तो x वाला बताना है, तो y अक्ष से दूरी हो जाएगी 3,
y अक्ष से दूरी हो जाएगी 3। अगर x का पूछे तो y बताना है, y का, यहाँ ध्यान दो इस क्वेश्चन को 23वां 3 4 की y से दूरी, ऐसा तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है। अगर अभी तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो फिर तुम कहोगे कि हमने क्यों नहीं ध्यान दिया। x का पूछे तो y बताना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ये होता है x का निर्देशांक, बिल्कुल ध्यान से देखना 10th क्लास के सभी स्टूडेंट, इधर ध्यान दो बेटा। ये x का निर्देशांक, ये होता है y का। अब पूछा क्या है, y का पूछे तो ये x का बताना है, x का पूछे तो y का बताना है। देखो y का पूछा है तो 3 आ जाएगा इसका। ये 9th में भी क्वेश्चन आता है, y का पूछे तो x का बताना है, x का पूछे तो y का बताना है। पहला निर्देशांक जो होता है x होता है, दूसरा निर्देशांक जो होता है y। जैसे मैंने अभी मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 बताए, तो ये 0 पहले x के लिए है और ये 0 दूसरा y के लिए है। तो ये सीधा सा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है आप लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये कैसे हुआ, तो मैं सिंपल तुम्हें बता दूं, x का पूछे तो y का बताना है, y का पूछे तो x का। और पहला निर्देशांक x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। चलिए ये हो गए अपने क्वेश्चन 23 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन 24। बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। मान लो ये कोई वृत्त है, इसका बाहरी बिंदु P है, तो ये स्पर्श रेखाएं क्या होगी, हमेशा आपस में बराबर होगी। बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। बाहरी बिंदु से खींची गई, ये हो जाएगा क्वेश्चन 24 का आंसर। बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी स्पर्श रेखा हमेशा छू के जाएगी। किसी वृत्त की परिधि के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो एमसीक्यू, 6 क्वेश्चन फिलिप्स के और फिर 12 क्वेश्चन एक एक नंबर के, टोटल 30 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक नंबर के। तो तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस जो है छोटे क्वेश्चंस पे करना है। अगर आप ये छोटे क्वेश्चन सारे अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आप काफी आगे निकल जाएंगे दूसरे स्टूडेंट से, क्योंकि बहुत सारी खाली जगह आएगी। तो ये बहुत सारे खाली जगह में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, वन लाइनर में पूछा जा सकता है। देखें, जो कोरोना की वजह से कोर्स कम हुआ है तब ये सिस्टम है, अदरवाइज 10th में कभी इस तरह के छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 10वीं पास करना जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए है ना, बड़ा मुश्किल होता है। काफी टाइम हो गया मुझे मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चन बताते हुए, तो आप लोग जो जरूर इस चीज पे ध्यान दें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन बता दो, लिख लिया, ये बिठा दो इसको। क्वेश्चन 20 बिठा दो। क्वेश्चन 25 ध्यान से देखें, ये बड़े क्वेश्चन में भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन 25 में पूछा गया है, एक वृत्त दे रखा है और दो स्पर्श रेखाओं के यहाँ पे ये कोण दे रखा है 120। तो देखो ये 90 और ये 90, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और ये आमने सामने देखो 90 प्लस 90 ये भी हो जाएगा 180, तो ये 120 है, तो ये x ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सा तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, 120 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180। तो x क्या हो जाएगा, x बराबर 180 माइनस 120, x का मान आ जाएगा हमारे पास 60। प्रश्नावली 11.2 का चौथा क्वेश्चन है, परस्पर 60 डिग्री कोण पे झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं बनाइए। वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा, और वो क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन 1 से लेके 25 तक। इसमें हमने सारे छोटे क्वेश्चन की बात की, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 25 एपी दे रखी है, 5 7 9 का 10वां पद हमें फाइंड करना है। तो थोड़ा यहाँ पे मैं फटाफट आप लोगों को वापस रिवाइज करवा देता हूँ। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 एपी हमारे पास है 5 7 9 डैश 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 10th टर्म, यानी 10वां पद हमें इसके अंदर बताना है। तो ए हो जाएगा 5, पहला पद ए होता है, आपको अच्छे से बता रखा है। डी जो होता है A2 माइनस A1 होता है, यानी 7 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, और n जो है यहाँ पे 10 है, यानी 10वां पद ही हमें ज्ञात करना है, यानी A10 फाइंड करना है। हमें A10 जो है फाइंड करना है। तो देखो A10 का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, A प्लस n माइनस 1b, ये फॉर्मूला लगा के आप जो है कोई सा भी पद पूछे किसी भी एपी का, तो आप इजीली जो है फाइंड कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में भी, और आगे उसमें ऑप्शन भी देते होंगे। अगर 1 नंबर में आएगा एमसीक्यू में तो ऑप्शन आ जाएगा। फिर से देखें इजीली, ए की वैल्यू हमारे पास है 5, n का मान है 10 माइनस 1, n बराबर 10 लिख लें, और d का मान भी हमारे पास है 2। तो देखो 5 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 इंटू 2, तो 5 प्लस 9 टू जा 18, और 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। यानी इस एपी का 10वां पद जो है वो कितना आ जाएगा 23। नोट करते जाए फटाफट,
एपी का 10वां पद क्या आ जाएगा हमारे पास 23। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 26। इसको साथ साथ नोट करें फटाफट। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर, और इसी तरीके से क्वेश्चन 27 है, तो ये आप लोग खुद करना है, सेम फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन 27 का फटाफट कोई करके बताएं और कमेंट करें इसको, आंसर को आप जरूर कमेंट करें कि इसका क्या आंसर आया। जो भी इसको ऑनलाइन देख रहा है इसको जरूर कमेंट करना। फिर देखें क्वेश्चन 28, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का। ये देखो एक्सरसाइज फर्स्ट में से कुछ मैं आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी 10th मैथ्स में से आपके 100% कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको इंपोर्टेंट लगा रखा है। दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू व आर विद्यमान है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपको लिखना है। ये यूक्लिड विभाजक प्रमेय का है, पेज नंबर 4 पे कक्षा 10 में क्वेश्चन नंबर 28 का। तो इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप बुक में से पूरा उतार लेना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो। लिख लिया सभी ने? हाँ सर, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है हमारे इस वीडियो से। आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसी तरह के मिलने वाले हैं। क्वेश्चन 29 देखें। 510 और बराबर का एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है। देखें, तो सबसे पहले इसका वो फैक्टर कर ले, गुणनखंड कर ले। 510 का गुणनखंड करें तो देखो 2 का भाग जाएगा क्योंकि पीछे 0 है। फटाफट देखें, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 255। अब देखो 5 और 5 और 2 10, यानी कुछ लोग गलती करेंगे, सीधा 5 का भाग दे देंगे, सीधा 5 से डिवाइड नहीं करना है। आप लोग जानते हैं 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्याओं को जोड़ के देखने पर अगर यदि वो 3 की टेबल में आ रही है, तो देखो 5 और 5 10 और 2 12, जोड़ने पर 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। किसका जाएगा? 3 का जाएगा। 2 का क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे पीछे क्या आगे विषम संख्या आ गई 5, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता। और 5 का आपको देना नहीं है, पहले 3 की भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 को चेक करना है, फिर आप जो है आगे बढ़े। तो 3 का मैं दे दूं, 3 8 जा 24, 3 5 जा। अगेन देखो, अब इसके अंदर जाएगा 5 का, क्योंकि 8 और 5 13 होते हैं, 13 3 की टेबल में नहीं आते, इसका मतलब इसमें किसका जाएगा? 5 का। और जो बच्चे होशियार है वो फटाफट इनको सॉल्व करें, ताकि मुझे फटाफट बताने में भी इनके आंसर चेक भी हो जाएंगे। फटाफट सॉल्व करते जाएं। 5 का देंगे तो 5 1 5, 3 बच गए, 5 तो 70 बैठ गए, 17 टाइम, और फिर 17 का चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी के? इस तरह से निकालेंगे इसको। और 92 का देख लें, 2 का जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 का 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसमें जाएगा सीधा 23 का। ये हो गया। अब एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अगर पूछ ले, वैसे चांस कम है इसके पूछने के, लेकिन फिर भी आप लोगों को कम से कम एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। देखें, एचसीएफ के लिए मैं बता दूं आप लोगों को। देखें, एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन है, 2 यहाँ पे रहा, 2 ये रहा, इसके अलावा देखो कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसके अलावा कोई संख्या हमारे पास यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो एलसीएम में, एलसीएम की एक सरल विधि बताता हूँ, दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, 510 इंटू 92 अपॉन में भाग दे दो एलसीएम का, तो इसके अपन निकाल सकते हैं इसका एलसीएम। काट दे इसको, 510 और 46 का गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो इसका एलसीएम है। और अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो 2 बार, ये भी हो जाएगा एलसीएम का एक और तरीका। 2 कितने बार आ रहे हैं, ज्यादा कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, 2 इंटू 2, 3 एक बार इंटू 3, एक बार 5 इंटू 5, एक बार 17 इंटू 17, एक बार 23 इंटू 23। कोई स्टूडेंट इसको फटाफट गुणा करो, गुणा करके बताओ, 2 इंटू 2, पहले इन दोनों का गुणा करके बताओ, चेक भी हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन 30 जो दे रखा है, 336 और 54 का। देखिए पहले 336 को सॉल्व करें,
2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 का जाएगा 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 का जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 21 के अंदर 3 का जाएगा क्योंकि 2 और 1 जोड़ने पर 3 आते हैं और 3 की टेबल में 3 होती है संख्या। तो 3 7 जा 21 और 7 में जाएगा 7 का। 54 का भी देख लें, पीछे सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 का 3 नम 27 और 3 किया 9। अब पहले एलसीएम देख, पहले एचसीएफ देख लें, पहले एचसीएफ देखें। एचसीएफ के अंदर देखो, सबसे पहले देखो कॉमन संख्या 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और एक 3 इधर भी है, 3 इधर भी, और कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है। तो 2 इंटू 3, बिल्कुल ध्यान से समझे, जो दोनों में कॉमन आएगा, जो संख्या दोनों में कॉमन होगी वो एचसीएफ होगा। 2 यहाँ पे रहा, 3 ये रहा और ये आपके हमारे पास 6, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब देखिए इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा 336 इंटू 54 बटा एचसीएफ 6। अब काट दो इसको, 6 9 जा 54, 336 इंटू 9 गुणा करके बताओ भाई फटाफट क्या आ रहा है। 336 इंटू 9 गुणा करो जल्दी से, स्टूडेंट जो बैठे हैं गुणा करेंगे इसको। 336 इंटू 9 मल्टीप्लाई करके बताओ। 3024। हाँ 3024, 3024 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 एचसीएफ और एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, 17, 23 और 29 का एचसीएफ, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। 17 में 17 का जाएगा, 23 में 23 का जाएगा और 29 में जो है 29 का जाएगा 1। तो जब कोई संख्या कॉमन नहीं आती है तो नोट करके लिख लेना, वहाँ एलसीएम तो हो जाएगा 1। और अगर इसका एलसीएम भी आपसे पूछ ले तो एलसीएम में आप तीनों संख्याओं का गुणा कर लेना, 17 इंटू 23 इंटू 29 गुणा करके बताओ। अगर एलसीएम पूछ ले 11,340। तो अगर एलसीएम पूछे तो इन संख्याओं का गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 30 वाला कंप्लीट हो गया था पूरा। हाँ, अब देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बड़े में पूछा जाए, अगर ये बड़े सवाल में भी पूछा जा सकता है, मैंने इसको 1 नंबर वाले में डाल दिया है, लेकिन इसको बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, पीछे जो स्टूडेंट बैठे हैं देखें, हमारे पास है क्वेश्चन 32, 96 और 404 का एचसीएफ 4 दे रखा है, तो एलसीएम फाइंड करना। इसके लिए सूत्र लगाना पड़ता है हमें। आपको मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो 2 संख्याओं का गुणा होता है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एचसीएफ हमारे पास है 4 और एलसीएम हमें फाइंड करना है, और दोनों डिजिट है 96 इंटू 404। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4। देखो काटते हैं इसको, 101, तो एलसीएम हो जाएगा 96 इंटू 101, ये हो जाएगा 9696। चेक करो जरा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। अब ये 3 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो जब मैं पार्ट 2 या 3 के अंदर जब मैं बड़े सवाल बताऊंगा उसमें भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 33, 5005 को गुणनखंड में लिखिए। तो ये पूछा जा सकता है, तो पहले 5 का जाएगा, 5 1 5 001, अब फिर 7 का जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, होता नहीं है नॉर्मली। 7 1 7, 3 बच गए, 7 4 जा 48, 7 3 जा 25। अब इसमें जाएगा 11 का, 11 क्यों 11 11 33 और 13 का। इसको लिखना है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ये भी पूछा जा सकता है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 33 का। देखो पेज नंबर 14 पे क्लास 10 एनसीईआरटी में से √2, √3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, √15, 5। तो ये आपको ऑप्शन में दे सकता है, खाली जगह में पूछ सकता है। और एक संख्या देखो -√2 अपॉन √3, और एक संख्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 0.101101110111, इस तरह की संख्या है, वो भी आप परिचय में है। तो ये सारे क्वेश्चन जो बताए मैंने, ये सारे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ आप।
बोर्ड एग्जाम 2022 पे जरूर पूछा जाएगा ये अपरिमेय संख्या। और बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान में नहीं देते कि अपरिमेय संख्याओं के भी एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मामला जाता है, यानी वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में 12 एमसीक्यू अपशब्द वाले, फिर दूसरे क्वेश्चन में 6 खाली जगह, 12 6 18, तीसरे क्वेश्चन में 12 फिर से एक नंबर वाले क्वेश्चन, तो लगभग 30 नंबर हैं 3 सवालों में। 12 दूना 24 और 30 क्वेश्चन होते हैं, और 30 नंबर कम नहीं होते, इसलिए आप जितने ज्यादा छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लें। वह संख्या है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहां p व q पूर्णांक है और p q की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा आपके अपरिमेय संख्या का परिभाषा, ये आपसे पूछी जा सकती है। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता जहां p व q पूर्णांक है और q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए आगे प्राकृत संख्या क्या है, ये फटाफट बता दो। 36 37 38 प्राकृत संख्याओं को जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। मैंने लिख रखा है 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक, यानी 1 से लेकर अनंत तक सारी संख्या प्राकृत संख्या है। फिर देखो क्वेश्चन 37 में पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, इसमें 0 भी डाल दो। 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक जो है इंफिनिटी तक चलती है, वो पूर्ण संख्या होती है। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से इस बार। फिर देखें पूर्णांकों को इंटीजर्स कहते हैं। 38 पूर्णांकों को क्या कहता है, इंटीजर्स में प्लस की सारी संख्या, 0 से प्लस की और 0 से माइनस की भी सारी संख्याएं जो है पूर्णांकों में ये सारी संख्याएं शामिल होती है। 0 से प्लस की 0 से माइनस की सारी संख्याएं जो है पूर्णांक होती है। फिर देखो क्वेश्चन 39 न्यूक्लिक विभाजक प्रमेय का से 420 और 130 का HCF ज्ञात करना है। तो ये बता दूं मैं क्वेश्चन 40 420 और 130 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन से, यानी वो भाज्यमिति वाली जो है ना उससे अपन को 420 और 130 का HCF निकालना है। तो बड़ी संख्या को हम अंदर रखेंगे, छोटी संख्या को बाहर रखेंगे। तो देखो इसका मैंने एक नियम है, मेरा वीडियो भी पहले बना रखा है, आप देख सकते हैं डिटेल में जाना चाहें तो। अब देखो इस संख्या को यहाँ लेके आना है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 390, 12 में से 9 गए, 3 30 बचते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको अपने बीच की अंगुली को यहाँ रखना है और इस संख्या को फ्लिप करना है। 130 को आगे लेके आ जाना है। तो 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा, 120 घटा दो 10 बचेंगे। अब ये 30 को इधर लेके आ जाएंगे, 10 दिया, जहाँ पे 0 बचे वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा इसका 10। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट लिखना बहुत ही जरूरी है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्टेप लिखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप स्टेप नहीं लिखते हैं तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टेप 1 में देखें 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। तो देखो इसका और इसका गुणा, भाज्य बराबर भागा, आपको सूत्र पता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, सेम कोई लगाना है। वो जो यूक्लिड विभाजक प्रमेय का है ना, p इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बताई थी आप लोगों को ये वाली BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R, वही लगाना। अब देखो 130 का 3 से गुणा किया प्लस 30 जोड़े तो 420 आएंगे। स्टेप 2 में क्या लिखना है, स्टेप 2 में लिखेंगे 130, ये 130 इक्वल टू 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 प्लस 10। और स्टेप 3 में जो है 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो जहाँ पे 0 आ जाएगा तो HCF क्या हो जाएगा, 10। लास्ट में एक लाइन लिखना, विभाजन प्रक्रिया पूर्ण हुई, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः HCF जो है 10 होगा। ये 0 मत लिख देना, HCF क्या होगा 10। कुछ बच्चे इधर वाला लिख देते हैं, ध्यान रखना, तीर का निशान ऊपर की तरफ करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स वाला पार्ट 1 का, किसी एपी का पहला पद A सार्वंतर D है तो SN, तो SN का आप डायरेक्ट लिख लें। SN का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ये हो जाएगा SN का फॉर्मूला।
जो कि आपके मैंने क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। पार्ट 2 के अंदर मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो